डिजर्टेशन इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो भी आपकी थीसिस जमा होती है, डिजर्टेशंस जमा होती हैं, वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट है उसको शोध गंगा पे अपलोड करती है। शोध गंगा एक वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू हम इसमें से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो भी रिसर्च हो रही है उन रिसर्चेस की थीसिस और उन रिसर्चेस की डिजर्टेशन को देख सकते हैं। तो आप में से कौन मुझे बताएगा डिजर्टेशन और थीसिस में क्या डिफरेंस होता है और होते क्या है ये दोनों? जिन लोगों ने एमएससी पास आउट कर लिया है वो लोग बेहतर बता पाएंगे। डिजर्टेशन और थीसिस वैसे सेम ही होते हैं, माइन्यूट से डिफरेंस होता है, तो कौन बताएगा? सर डिजर्टेशन लाइक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। हाँ जी। और थीसिस? सर थीसिस तो फिर जो भी हमारा वो होता है उस पे ब्रॉड वे में जब हम काम करते हैं तो वो थीसिस हो जाता है। थीसिस पूरा डिटेल में होगा सर। और डिजर्टेशन दोनों में डिफरेंस? सर वो एक आउटलाइन की तरह होगा, डिजर्टेशन पूरा ही होगा उसमें। हाँ देखिए, ये जो आपकी डिजर्टेशन और थीसिस है, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देना, दोनों ही सेम है। आपको डिसर्टेशन और थीसिस का कंसेप्ट तो पता है, ब्लूप्रिंट आपने बिल्कुल सही बोला, और डिटेल में जो वर्क करते हैं वो भी सही बोला। तो दोनों ही सेम है, डिसर्टेशन और थीसिस लगभग लगभग सेम है। आप रिसर्च में जो पूरा ब्लूप्रिंट रहता है आपका कि कैसे आपने रिसर्चेस की, कैसे आपने सारे के सारे डेटा को कलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन क्या था, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट क्या आया आपका। तो जो हम अपनी एमएससी में आपने जमा कराया होगा, जो आपका लगभग 70-80 पेज का पूरी की पूरी रिसर्च होगी, कई लोगों की 100 के ऊपर भी चले जाती है, जिसमें पूरा का पूरा हमारी रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है कि हमने किस किस को यूज किया, क्या हमारा टॉपिक था, टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, टॉपिक के अंदर जितनी चीजें होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिसर्टेशन या फिर थीसिस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। इन जनरल इंडिया में हम दोनों को ही एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी कि हम सेम चीज को ही थीसिस कह देते हैं, सेम चीज को ही डिसर्टेशन कह देते हैं। लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि जो हमारी थीसिस होती है वो भी एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन कैसी रिसर्च का, जो कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं की जाती है और जिसमें पहले से ही होने वाली रिसर्चेस का ज्यादा सहारा लिया जाता है, जो कि बहुत बड़े लेवल की रिसर्च नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमएससी में जो रिसर्च करते हो, मास्टर्स में आपने जो रिसर्च की होगी, वहां पे आपने जो जमा कराया होगा उसे हम कहते हैं थीसिस। वैसे बहुत सारे लोगों ने वहां पे डिसर्टेशन भी कहा होगा, लेकिन उसका सही नाम है थीसिस। थीसिस मतलब छोटी रिसर्चेस का जो ब्लूप्रिंट होता है, उसका पूरा डिटेल होता है, उसे हम थीसिस कहते हैं। उसके बाद आता है आपका डिसर्टेशन। डिसर्टेशन भी सेम ही है, लेकिन ये किन रिसर्चेस का होगा, जो बड़ी रिसर्चेस होती हैं, जहां पे आपने पूरा का पूरा काम खुद किया है, जैसे कि आप पीएचडी में करते हो, तो बड़ी रिसर्चेस का जो ब्लूप्रिंट होगा उसे हम डिसर्टेशन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ जी। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज के पास थीसिस भी होगी, डिसर्टेशन भी होगी, यानी कि वहाँ पे जो मास्टर्स वाले लोग, रिपीट कर दीजिए, मेरे को नहीं आया। ठीक है, जिनकी समझ में आया उनमें से कोई रिपीट करेंगे? सर आप कहना चाहते हैं कि जो थीसिस होती है ना वो छोटी रिसर्चेज होती हैं, लाइक कि जो पहले रिसर्च हो चुकी होती है, हम उन्हीं टॉपिक्स को लेके जो रिसर्च करते हैं वो छोटी रिसर्च होती हैं और उन्हीं को हम थीसिस बोलते हैं। और डिसर्टेशन में हम बड़ी रिसर्च करते हैं, वो उनके ब्लूप्रिंट्स को हम डिसर्टेशन बोलते हैं। हाँ जी। डेजर्ट थीसिस जो है सर, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जो करते हैं मास्टर्स में उस पे होता है, और डेजर्टेशन हम पीएचडी लेवल पे करते हैं उसके लिए होता है। हाँ, और आप इजी वे में ऐसे समझ सकते हो, मास्टर्स में आपने जैसी रिसर्च की या फिर आप करोगे, छोटी रिसर्च रहती है, उसका जो आप ब्लूप्रिंट बनाओगे उसे हम थीसिस कहेंगे आइडियली। और जो आप पीएचडी में बड़ी रिसर्च करते हो, जो 3-3 4-4 साल तक खींच रही है, जिसमें आप सारे बड़े बड़े काम कर रहे हो, उसका आप ब्लूप्रिंट बनाओगे, उसे हम डिसर्टेशन कहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के पास जितनी भी डिसर्टेशन है, जितनी भी थीसिस है, भारत सरकार ने ये सोचा क्यों ना इनको अपलोड कर दिया जाए नेट पर, और सबके लिए ये अवेलेबल होंगी।
उस वेबसाइट को उन्होंने नाम दिया शोध गंगा। तो जो शोध गंगा है, शोध गंगा एक रिजर्वायर है जिसमें इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी तक लगभग 544 यूनिवर्सिटीज इसमें हैं, इन सब की थीसिस और इन सब की जो भी डिसर्टेशन इनके पास है वो सारी की सारी शोध गंगा में जमा होती है। और कुछ इसमें सिनॉप्सिस भी हैं। मेन जो इसमें फोकस है वो फोकस है थीसिस और डिसर्टेशन के ऊपर, लेकिन कुछ इसमें सिनॉप्सिस भी है। सिनॉप्सिस जानते हो आप लोग सिनॉप्सिस क्या होती है? सर नाम जरूर सर सुना है। जैसा कि सारांश बोलते हैं ना हम, समरी लिखने जैसे टाइप। हाँ, नहीं वो समरी हो जाता है। सिनॉप्सिस होता है रिसर्च से पहले जो आप बनाते हो। जैसे जिस चीज पर आप रिसर्च करने वाले हो, तो जो आपके गाइड होंगे, जो आपके टीचर होंगे, उनको आप एक खांचा बना के दोगे ना कि हम इस तरह से रिसर्च करेंगे। एक प्री प्लान्ड ढांचा हम कह सकते हैं, एक प्री हमारा प्लानिंग होगी जो कि हम इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे, ऐसे ऐसे रिसर्च करेंगे। इसे हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल ही आपका सिनॉप्सिस है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर अपने गाइड को रिसर्च से पहले जो एक प्लानिंग करके देते हो कि मैं इस पे रिसर्च करूंगा, ऐसे ऐसे रिसर्च करूंगा, उसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस। तो शोध गंगा वैसे मेनली आपके थीसिस के लिए है, लेकिन इसमें कुछ सिनॉप्सिस भी हैं। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इन्फ्लुनेट सेंटर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज के पास अपना ज्ञान है उसको शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाया गया था 1992 में। 1992 में नेटवर्क बनाया गया था। तो एक तो ये है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और तीसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। इसकी वेबसाइट आप लोग देख सकते हो। मैंने आपसे ये भी कहा था जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको पूरी तरह से समझ तभी आएंगे जब आप उनको यूज करोगे। तो ये इसकी वेबसाइट है। अगला हम देखते हैं शोध गंगोत्री। सर एक बार हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका? सर एक बार प्लीज बताइए वेबसाइट, हाँ हाँ वेबसाइट ये यहाँ पे लिखी हुई है sodhganga.inflipnet.ac.in। आप गूगल पे जस्ट शोध गंगा लिखोगे तो उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। या फिर आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, आपको उससे रिलेटेड थीसिस चाहिए, तो आप गूगल पे जस्ट अपने टॉपिक का नाम उसके आगे से शोध गंगा लिखोगे तो आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी थीसिस अभी तक हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगला है शोध गंगोत्री। अब शोध गंगोत्री जो है वो शोध गंगा का ही एक पार्ट है, उसके एक कॉम्प्लीमेंट वेबसाइट है। कॉम्प्लीमेंट वेबसाइट का मतलब है उसका साथ देने वाली वेबसाइट है। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होने से पहले रिसर्च प्रपोजल जमा किए जाते हैं, सिनॉप्सिस जमा की जाती है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है उसमें हमने एडमिशन लेना है PhD में, तो PhD में एडमिशन लेने से पहले हम वहाँ पे क्या जमा कराएंगे? अपनी सिनॉप्सिस जमा कराएंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा कराएंगे कि हम कैसे कैसे रिसर्च करने वाले हैं, किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं। तो वो सारे के सारे रिसर्च प्रपोजल और वो सारे के सारे सिनॉप्सिस हमारे जमा होते हैं शोध गंगोत्री पे। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, नेट में ही ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू हमें आने वाले समय की रिसर्चेस के बारे में एक आइडिया लग सकता है। तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? शोध गंगा या गंगोत्री। गंगोत्री। शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री। यहाँ पे क्योंकि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल सारे के सारे जमा होते हैं, तो ये हमें एक तरह की ट्रेंड्स और डायरेक्शन बता देते हैं कि किस डायरेक्शन में अभी ज्यादा रिसर्चेस होने वाली हैं, और इसके हेल्प से डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च से भी बचा जा सकता है। किसी ने पहले से ही अगर वहाँ पे सिनॉप्सिस दी हुई है, मीन्स वो उस पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि डिजर्टेशन बनने में तो 3-4 साल भी लग सकते हैं। तो हो सकता है कि डिजर्टेशन अभी आई नहीं है वेबसाइट पे, आपने सोच लिया कि इस पे रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया है। तो अगर प्रपोजल कहीं पे है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इस पे पहले से ही काम हो चुका है। अगला है आपका शोध सिंधु। अब ये जो शोध सिंधु है ये स्टूडेंट से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के लिए यूजफुल है।
शोध सिंधु में देखिए जनरल्स पता है आपको, हाँ सर। जनरल्स क्या होती हैं, रिसर्च जनरल्स क्या होती हैं? शोध गंगोत्री जो होती है वो इंडिविजुअल के लिए होती है, यानी कि अपने लिए। हाँ नहीं, इंस्टीट्यूशन भी उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उसका आपको पर्टिकुलर आप उसको ओपन कर सकते हो। शोध सिंधु का पर्टिकुलर एक्सेस नहीं कर सकते ज्यादा। तो शोध सिंधु क्या है, उसके लिए पहले आपको जनरल के बारे में पता होना चाहिए। जनरल पता है आप लोगों को, जनरल किसे कहते हैं हम? रिसर्च जनरल। हाँ सर, योगा सर के वो जहाँ पेपर प्रकाशित करवाने पड़ते हैं ना सर, वो कुछ अपने रिसर्च के ऐसे होता है ना रिसर्च। जो भी आप रिसर्च करते हो उसकी आप शॉर्ट समरी बनाते हो, जिसे हम रिसर्च पेपर कहते हैं। वो रिसर्च पेपर प्रकाशित की जाती है रिसर्च जर्नल में। तो जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में जैसे आपकी न्यूज़ पब्लिश होती है, न्यूज़ रहती है, वैसे ही रिसर्च जर्नल में आपकी रिसर्च प्रकाशित होती है, रिसर्च पब्लिश होती है। अब ये जो जर्नल्स हैं ये सभी के लिए तो अवेलेबल नहीं है, तो इनको सभी यूनिवर्सिटीज को अवेलेबल कराने के लिए एक और वेबसाइट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसे हम शोध सिंधु कहते हैं। तो शोध सिंधु में जनरल्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। यूनिवर्सिटीज फिर उन जनरल्स को अपने स्टूडेंट को अवेलेबल करवा सकती है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, शोध गंगा में है थीसिस और डिजर्टेशन, शोध गंगोत्री में है सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल, शोध सिंधु में है रिसर्च जनरल। सर Next. सर सर जनरल, सर जर्नल, जर्नल ना सर? हाँ, रिसर्च जनरल्स। जनरल्स, राइट, वो कंफ्यूजन हो जाता। नेक्स्ट है, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, ये इसमें थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, जो आपने पीयर रिव्यूड जो किया था, हाईलाइट किया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। माइक ऑफ कर लीजिए बाकी अपना। ओके, पीयर रिव्यूड का मतलब होता है जैसे कोई जनरल है, कोई अगर कोई रिसर्च है तो उसे पब्लिश होने से पहले रिव्यूड किया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा उन्हें देखा जाता है। तो जो अच्छी जनरल्स रहती हैं उन्हें हम पीयर रिव्यूड जनरल्स कहते हैं, यानी कि उनमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उसमें पब्लिश होने वाली रिसर्चेस को देखने के लिए। सर क्या है, स्पेलिंग क्या है इसकी? पीयर रिव्यूड जनरल्स। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? सर बहुत छोटा दिख रहा है। आप खुद से भी जूम कर सकते हो, अभी ठीक है? सर थोड़ा जूम करके बढ़ाओ, क्योंकि ना अगर फिर हम यूट्यूब देखते हैं ना उसमें क्लियर नहीं होती है। अपने मोबाइल पे हम खुद जूम कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। हाँ, और यूट्यूब नहीं पे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर दोबारा से देखनी है ना यूट्यूब पे, तब चीजें क्लियर नहीं होती। यूट्यूब पे आपको 480 पे या फिर 720 पे देखनी पड़ेगी, तब आपको पूरी क्लियर दिखेगी। चलिए ठीक है, अगला है हमारा शोध शुद्धि। शोध शुद्धि से पहले प्लागियरिज्म पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे लिखा हो प्लाजियरिज्म। तो प्लाजियरिज्म पता है आपको किसे कहते हैं? हाँ सर, किसी के दूसरे का काम न चुराना। हाँ, दूसरे की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब दूसरे ने कोई बुक लिखी हुई है या फिर कोई रिसर्च की हुई है, अगर हम उसको बिना उसकी अनुमति के अपने खुद के काम से दिखा दें तो उसे कहते हैं प्लाजियरिज्म। तो प्लाजियरिज्म बहुत होता था और उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा करते हैं कि एक हम अपनी जो सीनियर्स हैं उन्हीं की रिसर्च को फिर से डिसर्टेशन को जमा करा देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए शोध शुद्धि को लाया गया। अब एमएससी लेवल पे ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पीएचडी लेवल पे भी अगर रिसर्चेस पब्लिश होने लगी एक दूसरे की तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा रिसर्च वगैरह का। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक और वेबसाइट लॉन्च हुई, शोध शुद्धि। ये जो शोध शुद्धि है ये एक पहले एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक सॉफ्टवेयर बांटा गया, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है उरकुंड। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है।
इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी को एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत। उस सॉफ्टवेयर का नाम था उडपुन, और ये जो सॉफ्टवेयर था ये था प्लाजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर हम इसमें किसी की भी अगर हम थीसिस डाल रहे हैं, किसी का डिसर्टेशन डाल रहे हैं, तो ये हमें बता देगा कि ये कहीं से चुराई हुई है या फिर अपनी ओरिजिनल है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये जो सॉफ्टवेयर था इसका नाम बदल के ही शोध शुद्धि कर दिया गया। तो पहले शोध शुद्धि एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम के अंतर्गत उडपुन सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, बाद में इस सॉफ्टवेयर का नाम ही शोध शुद्धि कर दिया गया। तो शोध शुद्धि क्या है आपका? प्लाजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, हिंदी में इसे कहते हैं साहित्य चोरी। तो साहित्य चोरी को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है आपका शोध शुद्धि। तो ये जो आपके चार अभी हमने पढ़े, इनका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, माइन्यूट डिफरेंस पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा। शोध शुद्धि, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, और चौथा हमने पढ़ा था ई शोध सिंधु। तो यूनिवर्सिटीज के लिए कौन कौन से यूजफुल हैं इसमें से? सर जैसे ये आप बोल रहे हो शोध शुद्धि, ये वो काम करता है कि मतलब जो मतलब कॉपीराइट कर लेते हैं उन उस चीज के ऊपर काम करता है? हाँ, वही कॉपीराइट से ही रिलेटेड काम करता है। किसी ने अगर कुछ चुराया हुआ डिसर्टेशन सबमिट किया है तो ये उसे पकड़ लेता है कि ये डिसर्टेशन पहले से ही बना हुआ है। सर शोध Okay. सिंधु और शोध शुद्धि काम करेगा यूनिवर्सिटी के लिए? हाँ जी, वेरी गुड। यूनिवर्सिटीज के लिए जो डायरेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारे शोध सिंधु और शोध शुद्धि। तो शुद्धि। ये, हाँ जी, ये थे हमारे रिसर्च से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर जिनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है समर्थ। अब समर्थ थोड़ा सा ये पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड किया गया मैंने, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये पुराना हो गया है, इसका नया वर्जन अभी आया है। तो आपने यूनिवर्सिटीज में ईआरपी देखा होगा। ईआरपी सेल क्या काम करती है? अपने अपने यूनिवर्सिटी में आपने ईआरपी देखा होगा ना? किसी की यूनिवर्सिटी में नहीं था ईआरपी? सर ये रैंकिंग वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, अपने अपने से आपने यूनिवर्सिटीज में देखा होगा एक सॉफ्टवेयर है जिसपे टीचर हमारी अटेंडेंस चढ़ाते हैं, फिर हम उस पे जाके अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। उस सेल को हम कहते हैं ईआरपी सेल। हर यूनिवर्सिटी की अपनी ईआरपी सेल होती है। तो ये जो समर्थ है ये उसी ईआरपी सेल को सपोर्ट करता है। देखिए समर्थ क्या काम करता है, एक यूनिवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे की अटेंडेंस देखनी है, हर बच्चे का एजुकेशनल रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी को रखना है, हर बच्चे की अचीवमेंट यूनिवर्सिटीज को रखनी है। इसके अलावा बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उसका रिकॉर्ड रखना है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को सैलरीज देनी है, उनके वर्क को देखना है कि किस टीचर के अंदर में कितने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर कौन टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। इन सभी का सारी यूनिवर्सिटीज रिकॉर्ड रखती हैं। तो अभी तक तो ये सारा काम ईआरपी सेल करती थी, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये काम अभी भी रजिस्टर्स पेपर वगैरह में ही होता था। लेकिन यूनिवर्सिटीज को एडवांस करने के लिए एक और यहाँ पे कदम उठाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, समर्थ ऐप के द्वारा। ये जो समर्थ प्रोग्राम है, समर्थ आपको हिंदी में भी इसका मतलब पता है। समर्थ का मतलब किसी को सामर्थ्यवान बनाना, किसी को किसी की क्षमताओं को बढ़ाना, कैपेबल बनाना, हाँ, कैपेबल बनाना। तो समर्थ की शुरुआत यूनिवर्सिटीज को कैपेबल बनाने के लिए ही की गई, ताकि यूनिवर्सिटीज टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेबल बन सकें। तो ये आपके नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था, उसके अंतर्गत समर्थ को डेवलप किया गया। तो जो समर्थ है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है चाहे आपके कॉलेज हैं, ये उनको मैनेज करने के लिए एक तरह का ईआरपी है।
ईआरपी में से आर का मतलब रिसोर्स होता है, पी का मतलब प्लानिंग होता है, ई का मतलब शायद इंटरप्राइज होता है। तो जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार आप इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, ईआरपी की फुल फॉर्म। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर हैं, उन सभी का सारा डेटा डिजिटली मैनेज करने के लिए समर्थ को डेवलप किया गया। ये जो समर्थ है ये गवर्नेंस में हेल्प करता है। गवर्नेंस का मतलब शासन करना, यूनिवर्सिटी में कैसे शासन होगा, कैसे टीचर्स को देखा जाएगा, कैसे बच्चों को मैनेज किया जाएगा। तो 2-3 टर्म्स आपने समर्थ से रिलेटेड याद रखने हैं। एक तो ये एक तरह का ईआरपी है, दूसरा ये यूनिवर्सिटी को गवर्नेंस में हेल्प करता है, और तीसरा ये जो है ये आपका जो प्रोसेस वगैरह है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी प्रोसीजर वगैरह होते हैं जैसे अटेंडेंस वगैरह का, उन सभी को सिंप्लीफाई करता है। तो ये एक तरह का हमने जब सॉफ्टवेयर पढ़े थे तो हमने एक खास सॉफ्टवेयर पढ़े थे ना, जो कि किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वो? ऐसे सॉफ्टवेयर उबंटू। नहीं, कौन से सॉफ्टवेयर का टाइप है जो कि किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर 2 तरह के सॉफ्टवेयर थे, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। हाँ जी, स्पेशल पर्पस ही है फिर ये सर। तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूनिवर्सिटी या फिर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो डिजिटली रेगुलराइज हो सकते हैं, डिजिटली अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब समर्थ के अंदर उनका एक रिकॉर्ड जो होता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो डिजिटल होता है और वो कहीं भी भेज सकते हैं उसे। जैसे हाँ जी बोलिए। जैसे सर सीबीएसई के ऑर्डर्स आते हैं कि मतलब ये चीजें हमें रिकॉर्ड में दिखाइए आप, तो हम उसको सॉफ्टवेयर में होगा तो वो डिजिटल में होगा तो हम उसको मतलब जल्दी से जल्दी उसको फॉरवर्ड करके दे सकते हैं। हाँ, ये इसका एक बेनिफिट हो गया। और अब मेनली ये किसमें काम कर रहा है? ये एक तरह का डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो कि प्लानिंग, यूनिवर्सिटी की प्लानिंग, मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, डिलीवरी, यूनिवर्सिटी जो भी डिलीवर कर रही है, जो भी शिक्षा दे रही है उसको देखने के लिए, और मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर स्टूडेंट, स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर। जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टाफ है या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब बाकी जिनका भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल है, उन सब की प्लानिंग, कैसे उनको उनसे कोई कुछ भी काम करवाना है, उनका मैनेजमेंट, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह। डिलीवरी का मतलब है जो भी आप एजुकेशन वगैरह दे रहे हो उसका रिकॉर्ड, और मॉनिटरिंग, किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, किस फैकल्टी ने कैसा परफॉर्म किया, इन सब का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए समर्थ को डेवलप किया गया। अब समर्थ के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक ई गवर्नमेंट सूट प्रोवाइड किया गया। ये सॉफ्टवेयर का नाम है समर्थ ई गवर्नमेंट सूट। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें थी? इसके अंतर्गत 40 सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल थे। अब ये जो 40 सॉफ्टवेयर हैं ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि इसमें से एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि एकेडमिक्स और स्टूडेंट की लाइफ साइकिल पे काम करेगा, कि स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है उसको स्टोर करने के लिए, स्टूडेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उस पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा। एक होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, मतलब जो भी वहाँ पे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। फाइनेंस, अकाउंट एंड सप्लाई चेन, यूनिवर्सिटी के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। गवर्नेंस एंड डिसीजन सपोर्ट, यूनिवर्सिटी का जो वीसी है या फिर जो रजिस्ट्रार हैं वो कैसे शासन कर रहे हैं, कैसे वो यूनिवर्सिटीज के कानून बना रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। और इसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं वो कैसे यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, इस पूरे के पूरे चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो डिजिटल सॉफ्टवेयर है उसका नाम समर्थ है। और इसमें 40 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं।
तो समर्थता बेसिक क्यों समर्थ है इसके बारे में पता चला आपको? यस सर। हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन है समर्थ से रिलेटेड? सर ये सिर्फ कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ही काम करेगा ना? हाँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, HEI। हाँ ये सर, हाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीट। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर जैसे टेक्नोलॉजी। कि एक मिनट सर, जैसे आपने बोला हायर एजुकेशन, तो उसमें स्कूल्स तो नहीं आएंगे, फिर नहीं, यूनिवर्सिटीज आएंगे? हाँ, यूनिवर्सिटी, ओके। कॉलेजेस, IIT, IIM, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब ये जो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कंपनीज। तो ये एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट और जो किस किस के बीच में है ये, एक तो हमारी गवर्नमेंट और दूसरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। अब एजुकेशन में बहुत सारी कंपनीज आ रही है ना, जैसे आपका एक दो एग्जांपल दोगे आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के? सर जैसे बायजूस है क्या? हाँ जी, बायजूस, अनअकैडमी, ये सारी की सारी एड टेक कंपनीज हैं, इन्हें हम कहते हैं एड टेक। हमने पिछली बार प्रीवियस ईयर पेपर करा था तो उसमें एड टेक एक वर्ड आया था। एड टेक का मतलब होता है एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। तो जो भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में, कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में एक रिलेशन बनाना है ताकि इन कंपनीज को स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके, इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिस प्रोग्राम को हमने कहा नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। समझ में आया? इसका जो गोल है वो है कि जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन सभी को एक जगह पे लाना, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से किसी भी कंपनी को चूज कर सकें। तो नीट क्यों बनाया गया ये समझ में आया आप लोगों को? सर जैसे नीट बोल रहे हैं आप कि हम्म, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं एक जगह पे आती हैं और फिर वो स्टूडेंट चूज करते हैं, हाँ जी। किस बारे में सर, कि एज अ कोर्स ज्वाइन करने के लिए कि जॉब के लिए? कोर्स भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, किसी भी रिगार्डिंग। तो एक तरह ओके से सर। गवर्नमेंट के थ्रू ये प्राइवेट कंपनीज को एजुकेशन, प्राइवेट कंपनीज के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बच्चों के लिए हम इजी वे में एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसके लिए ये नीट बनाया गया है। तो ध्यान रखना है आपने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज का एक रिलेशन है। नेक्स्ट है अगला विद्वान। विद्वान एक डेटाबेस है। डेटाबेस हम कहते हैं एक तरीके का रिकॉर्ड जिसमें बहुत सारी जानकारी है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। तो जो भी आपके रिसर्चर हैं, रिसर्चर यानी कि जो भी आपके जो लोग PhD कर रहे हैं या लोगों ने PhD कर चुके हैं, जो लोग जिनको ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का नाम है विद्वान। तो जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर हैं या फिर ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में, भारत के किसी भी कॉलेजेस में, उनका पूरा का पूरा डेटा एक डेटाबेस के अंदर रहता है। उस डेटाबेस को हम कहते हैं विद्वान। तो ये भी एक वेबसाइट है और इसमें जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका बैकग्राउंड रहता है कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई की, किस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, कौन कौन सी उन्होंने रिसर्चेस की, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, उनका ईमेल वगैरह होता है कि कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी पब्लिकेशंस, उन्होंने कौन कौन सी रिसर्च पब्लिश की, उनके स्किल और अकम्पलिशमेंट यानी कि उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट अपनी लाइफ में की, कौन कौन सी उनकी स्किल्स हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में वो विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी। तो आप एक तरह का इसे डेटाबेस समझ सकते हो, इस तरीके का डेटाबेस यहाँ पे रिसर्चर की पूरा का पूरा
ये जितनी चीजें हैं ये इसमें होंगी। तो विद्वान पोर्टल आपके जो भी रिसर्चर हैं उनका उनका जो भी बैकग्राउंड है उसका एक डेटाबेस है। ये स्टूडेंट के यूज के लिए होगा सर? हाँ, स्टूडेंट इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो और आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए और आपको किसी एक्सपर्ट का कांटेक्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके थ्रू ढूंढ के और उनका कांटेक्ट एड्रेस या फिर यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपर्ट हैं, फिर आप उनसे उनका जो कांटेक्ट एड्रेस इसमें होगा उसके थ्रू आप उनसे जुड़ सकते हो। सर कहने का मतलब ये है ना, जैसे मतलब सिंपल भाषा में ये है कि टीचर्स के नेम एंड कांटेक्ट और रिसर्चर्स के मतलब उनका विषय बता रखा जाएगा एक ही उसमें, और जो भी किसी को रिक्वायरमेंट होगी कि किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो वहां पे जाके सर्च कर सकता है। हाँ जी, टीचर्स का नहीं, रिसर्चर्स का, रिसर्चर साइंटिस्ट उन सभी का। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। अगला है IRINS। ये भी एक तरह का डेटाबेस है, लेकिन थोड़ा सा ये और एडवांस है। जैसे ये जो है आपका विद्वान, इसमें सारे रिसर्चर की बस जानकारी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो आपका IRINS है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी IRINS। ओके, इसकी फुल फॉर्म में इंक्लूड करना यहाँ पे भूल गया हूँ। इसका जो मेन रोल होता है वो रोल होता है जो भी आपके रिसर्चर हैं उनका एक नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे विद्वान में बस उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जितने भी बड़े रिसर्चर हैं उनका एक नेटवर्क होना चाहिए ना। जैसे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिसके थ्रू हम बाकी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो IRINS पोर्टल है ये रिसर्चर्स का सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी कि इसके थ्रू जो अलग अलग रिसर्चर हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये जो IRNS है इसको भी डेवलप किया गया है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो इन्फ्लिबनेट सेंटर है। जितने भी आपको नेटवर्क मिलेंगे यूनिवर्सिटीज के, वो ज्यादातर आपके डेवलप किए गए हैं इन्फ्लिबनेट सेंटर की तरफ से। इसका फुल फॉर्म एक बार आप लोग देख लोगे, मैं ग्रुप में भी इसकी फुल फॉर्म आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो IRINS और विद्वान में डिफरेंस बताओगे आप लोग? सर विद्वान में सर जो रिसर्चर्स है उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, बट हाँ जी। IRNS जो है सर उसमें उनका वो एक रिसर्चर का नेटवर्क है और उसमें रिसर्चर्स पूरे जो आपस में जुड़ सकते हैं उसके द्वारा। हाँ जी। तो मतलब IRNS, एक ग्रुप है ना, रिसर्चर का एक ग्रुप है। हाँ उनका एक ग्रुप है। तो इसमें जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी ऑर्किड ID, स्कोपस ID, ये अलग अलग रिसर्च के एक तरह से बड़े बड़े रिसर्च के वेबसाइट या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अलग अलग रिसर्चर्स को ID देते हैं। ID यानी कि एक पहचान। रिसर्च ID, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक ID, गूगल स्कॉलर। जैसे आप गूगल स्कॉलर में अगर कोई अपनी रिसर्च पब्लिश कर रहे हो तो गूगल स्कॉलर आपको आपकी एक ID देगा जिसके थ्रू आप यूनिक पहचाने जाओगे बाकी रिसर्चर से। तो जितनी भी ये IDs हैं ये सारी की सारी IRINS में लिंक्ड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NCRF, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। एक और है यहाँ पे NCF, की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो NCF और NRCF में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। NRCF के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे और NCF के बारे में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी आपका स्कूल है, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसका करिकुलम बनाने के लिए, करिकुलम समझते हो आप लोग?
हाँ जी, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पूरा साल का सिलेबस। हाँ जी, पूरे साल का एक तरह से क्या क्या पढ़ाया जाना है उसे हम करिकुलम कहते हैं। करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस पता है? सर पढ़ाई के अलावा भी बहुत पढ़ाई कुछ और रहता है वो सब। अदर एक्टिविटीज होती हैं। सिलेबस में तो ये होता है ना कि हमें कौन सी मतलब बुक्स में से क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस करवाने हैं, बट करिकुलम में पूरा ओवरऑल सब चीजें होती हैं आपकी। आपका करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है या फिर सिलेबस के अंदर करिकुलम आएगा? करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है। करिकुलम के अंदर सिलेबस आएगा। करिकुलम के सिलेबस के अंदर अंदर करिकुलम। नहीं, करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है। करिकुलम एक ब्रॉड हेडलाइन है, आउटलाइन है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है। जैसे आप अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं, ये आपका करिकुलम में आ जाएगा। फिर एक एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाना है वो आपका सिलेबस होगा। समझ में आया? तो एनसीएफ जो है वो स्कूली बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए करिकुलम बनाता है। अभी हमने पढ़ना है एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से जो लोग यूजीसी के चेयरमैन कौन है पता है आप लोगों को? रंगनाथन सर। नहीं, अभी जो वर्तमान में है यूजीसी के अध्यक्ष। नो सर। जगदीश, नाम सुना है आपने? जगदीश जी, जगदीश मम्मी डाला, वो यूजीसी के चेयरमैन हैं। और आप में से जो लोग उन्हें ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो पिछले लगभग एक वीक से वो जस्ट इसी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। ये जो एनसीआरएफ है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये अभी हाल ही में इसको यूजीसी की वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। बहुत टाइम से इसको डेवलप किया जा रहा था, अभी हाल ही में लगभग 5-6 दिन ही हुए होंगे इसे तब ही पब्लिश किया गया है। और पिछले एक वीक से उनके सारे के सारे ट्वीट इनके ही ऊपर है, मोस्टली नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और हो सकता है इससे क्वेश्चन आ ही जाए किसी न किसी सब्जेक्ट में। हायर एजुकेशन के अंदर आ सकता है, टीचिंग के अंदर आ सकता है, और आईटीसी के अंदर भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरह का क्रेडिट फ्रेमवर्क है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड है क्रेडिट, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो क्रेडिट समझते हो आप लोग? क्रेडिट क्या होता है? कोई चीज हम जब करते हैं तो उसका हमको जो मिलता है हाँ, इफेक्ट, उसे वो हम क्रेडिट। होना, पैसा होना, क्रेडिट आना, पैसा आना। और इसे हम एकेडमिक वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एकेडमी में करेंगे, जैसे कि अगर हम किसी चीज में सिलेबस करते हैं, सिलेबस के साथ साथ हम कौन कौन सी एक्टिविटीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, क्रेडिट स्पोर्ट्स का हो गया, योगा का हो गया, एंड नर्स का वो उसका मेडिकल इश्यूज का हो गया कि मेडिकल में भी, और क्लीनिंग का हो गया कि आप कैसे क्लीन कर सकते हो अपने हैंड वॉश को। कोरोना के अदर एक्टिविटीज, जैसे कोरोना हुआ तो हमें कैसे कैसे उसे कैसे बचाव रखना है, कैसे हैंड वॉश करने हैं, कैसे मास्क को यूज करना है। हाँ, देखिए क्रेडिट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मनीषा जी ने थोड़ा और इजी कर दिया मेरे लिए एक्सप्लेन करना। अगर हम यहाँ पे से स्टार्ट करें तो फिर ज़्यादा इजीली हमारी समझ में आ सकता है। क्रेडिट, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कुछ क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है? तो वैसे ही एकेडमिक में क्या होगा, आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, यहाँ पे हम मार्क्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, उसके बदले में आपको क्रेडिट दिए जाते हैं, ठीक है? आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, जितने भी घंटे आपने पढ़ा, उसके बदले में आपको क्रेडिट दिया जाता है। तो अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, ये जो क्रेडिट है, जैसे कि आपने 30 घंटे अगर पढ़ाई की तो आपको 1 क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटीज में अगर आप रोज 30 घंटे क्लास गए तो आपको 1 क्रेडिट वहां पे दिया जाएगा। तो नॉर्मली एक साल में लगभग 1200 घंटे पढ़ना होता है, तभी आप अगले साल में जा सकते हो। जैसे
अब मैं 5th से ऊपर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो 5th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं। यहाँ पे आपके 6th क्लास के बच्चे भी आ गए, 7th के बच्चे भी आ गए, और आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बच्चे आ गए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जितने भी बच्चे हैं उनको एक साल में 1200 घंटे लगभग पढ़ाई करनी होती है। तो 1200 घंटे जब वो पढ़ाई करेंगे तब जाके वो अगली क्लास में जा सकते हैं। तो जब आप 30 घंटे पढ़ाई करते हो तो 30 घंटे पे आपको 1 क्रेडिट दिया जाता है। तो कितने क्रेडिट की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए? दूसरे साल में जाने के लिए कितने क्रेडिट की जरूरत है? 1200। 40। वेरी गुड। तो एक साल में हमें 40 क्रेडिट की जरूरत होती है। तो आप अब हम थोड़ा सा इसे अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेट करके देखते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते हो तो उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उनके पीछे से क्रेडिट लिखे होते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे 5 क्रेडिट का है, ये दूसरा सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है। यानी कि उस कोई सब्जेक्ट अगर 3 क्रेडिट का है तो उसमें कितने घंटे पढ़ाई होनी है? 90 आवर्स 90 आवर्स पढ़ाई होगी। तो अगर आपने 3-3 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं दूसरे साल में जाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनमें से हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का है तो आपको कितने क्रेडिट चाहिए, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वैसे आगे बढ़ने के लिए अगले साल में जाने के लिए? 13 to 14 लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट। 14 हम मानेंगे क्योंकि 40 जो है वो क्वालिफाइंग है, 40 क्रेडिट। तो सबकी समझ में आ गया क्रेडिट, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप। कर दीजिए ये वाला, थोड़ा मेरे को आ तो गया बट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं उसके बदले में हमें क्रेडिट दिया जाता है कि, और अगर हम 30 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बदले में हमें 1 क्रेडिट दिया जा रहा है। सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है। अब जो भी हमारा साल है 5th क्लास से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको अगले साल में जाने के लिए लगभग 1200 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। अब इसमें आपका सेल्फ स्टडी भी आ गया और इसमें आपकी एकेडमिक पढ़ाई भी आ गई। तो कुल आपको 1200 घंटे की पढ़ाई करनी है। 1200 घंटे यानी कि आपके 40 क्रेडिट हो गए। ठीक है, अब वो 40 क्रेडिट आप कैसे पूरा करते हो? जो आपकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट अलग अलग क्रेडिट के होते हैं। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उनके अंदर कितना सिलेबस है। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस कम होगा उसके क्रेडिट ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे? कम होंगे सर। होंगे। ठीक है, तो ये हमें बेसिक समझना है कि क्रेडिट होते क्या हैं। तो 30 जो आपके लर्निंग आवर्स हैं वो 1 क्रेडिट बनाते हैं, और आपको अगले साल में जाने के लिए 1200 घंटे पढ़ना जरूरी है यूजीसी के अकॉर्डिंग। और 40 क्रेडिट जब आपको मिलेंगे तब आप अगले साल में जा सकते हो। अब हम आते हैं एनसीआरएफ में। तो अभी तक ये जो क्रेडिट वाला काम होता था अभी तक बस हायर एजुकेशन में ही होता था। आपने ग्रेजुएशन से पहले कभी देखा कि फिजिक्स के इतने क्रेडिट हैं, केमिस्ट्री के इतने क्रेडिट हैं, सोशल साइंस के इतने क्रेडिट हैं? कभी ऐसा देखा आपने? नहीं देखा सर। हायर एजुकेशन के अलावा कभी किसी ने क्रेडिट को कभी दूसरी जगह पे नहीं देखा होगा। या फिर जो वोकेशनल स्टडीज होती हैं, वोकेशनल स्टडीज में मैंने आपको बताया था जो भी स्किल्स वाले काम होते हैं, जैसे कि कुछ आईटीआई जो लोग कर लेते हैं, प्लम्बर वगैरह का काम करते हैं, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम करते हैं, या फिर जो लोग किसी कला में अच्छे हैं, जैसे कुछ लोग डांस में अच्छे होते हैं, म्यूजिक में अच्छे होते हैं, उन लोगों को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन काम तो वो भी कर रहे हैं। तो ये जो एनसीआरएफ सिस्टम है, अगर मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूं तो एनसीआरएफ सिस्टम है कि जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी आपकी एकेडमिक चीजें चल रही हैं या फिर वोकेशनल एजुकेशन की चीजें चल रही हैं, आपकी स्कूल एजुकेशन की जो चीजें चल रही हैं, उन सभी चीजों को क्रेडिट देने का काम हमारा एनसीआरएफ करता है।
यानी कि एनसीआरएफ के थ्रू हम अपनी एकेडमिक एजुकेशन, यानी कि जो हमने 4th 5th बचपन से ही जो एजुकेशन हमने शुरू कर दी है उसके भी हमें क्रेडिट मिलेंगे। वो कि और इसके अलावा हायर एजुकेशन में तो क्रेडिट पहले से मिलते ही थे, वोकेशनल एजुकेशन के भी क्रेडिट मिलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जो भी स्किल्स वाली चीजें हैं, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के भी हमें क्रेडिट मिलेंगे और उसके अनुसार ही डिग्रियां बांटी जाएंगी। समझ में आया एनसीआरएफ? यस सर। पहले तो बट आपने पहले ये बोला कि वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं उनके क्रेडिट नहीं मिलते हैं, बट अभी हाँ। आपने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन होती है उसके भी क्रेडिट मिलते हैं। मिलेंगे, अभी तक नहीं मिलते थे, अभी तक कोई भी क्रेडिट नहीं मिलते थे। उनके अलग से ही कुछ सर्टिफिकेट होते थे। तो उन सभी को एक लेवल पे लाने के लिए, देखिए एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन की हुई है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, और कोई डांस में किसी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो अगर हम एक पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उनसे आगे हो, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। लेकिन अगर हम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने की हुई है, उनको ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये जो एनसीआरएफ है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये जितनी भी चीजें हम करते हैं पढ़ाई के अलावा, जो भी आप चीजें करते हो, यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स भी आ गया, यहाँ पे आपके वोकेशनल चीजें भी आ गई, यहाँ पे आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाली चीजें भी आ गई, म्यूजिक वगैरह, सबको इसमें क्रेडिट दिया जाता है और सबको एक साथ रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर डांस का पहला स्टेप पार किया तो उसे ग्रेजुएशन के बराबर के क्रेडिट दिए जाएंगे। अब वो कैसे दिए जाएंगे, अब हम आगे देखते हैं। तो नेशनल क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है उसे डेवलप किया है यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनआईओएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डीजीटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसमें जो आपकी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ हो सकती है। टफ क्यों होगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये मैंने उसी पीडीएफ से लिया है जो पीडीएफ यूजीसी ने अपलोड की थी। तो पीडीएफ बहुत ज्यादा 200-300 पेजेस थे उसमें, ये उसका एक तरह का आप एक्सट्रैक्ट मान सकते हो। तो उन्हीं की लैंग्वेज यहाँ पे है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो सकती है। आप ऐसे में रिकॉर्डिंग देख के हिंदी में चीजों को लिख ये सकते। अभी हुआ है ना, ये अभी हुआ है, पहले तो नहीं था ये। हाँ, इसी वीक में यूजीसी ने इसको अपलोड किया है। ठीक है, तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है, असाइनमेंट, क्रेडिट असाइन करना कि किस काम के कितने क्रेडिट होने चाहिए, किस बच्चे को कितने क्रेडिट देने हैं। अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब जो हम 3 साल तक क्रेडिट जमा करते रहते हैं। आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट जमा करे, अगले साल 40 क्रेडिट जमा करे, उसके अगले साल फिर से 40 क्रेडिट जमा करे, तो जब आपके 120 क्रेडिट जमा हो जाते हैं फिर कौन सी डिग्री मिलती है आपको? ग्रेजुएशन की डिग्री फिर आपको मिलेगी। स्टोरेज, क्रेडिट को स्टोर करना, क्रेडिट को ट्रांसफर करना। अब देखिए अभी तक क्या होता था, एक और डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। आपने ग्रेजुएशन के मतलब आप एक यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो इसके अनुसार अब आप क्या कर सकते हो, एक यूनिवर्सिटी से आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपको क्रेडिट दे देगी, दूसरी यूनिवर्सिटी भी आपको क्रेडिट दे देगी। एक साथ में आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकते हो, और जो भी आपको क्रेडिट मिलेंगे, जब वो 40 क्रेडिट हो गए तो आपको फिर ये माना जाएगा कि अब आप अगले साल में आ गए। ऐसे ही अगर आपके 120 क्रेडिट हो गए तो आपको फिर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अब अभी तक तो हमें 3 साल में 120 क्रेडिट जमा करने होते थे, तो 3 साल में हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी। अब आप 6 साल 7 साल कितने भी साल ले सकते हो, आराम आराम से आप पढ़ सकते हो, क्रेडिट जमा कर सकते हो, लास्ट में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। सर एक मिनट, इसमें जैसे आपने क्रेडिट की बात करी है, तो जैसे हम रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसमें तो एक ही जगह आप एडमिशन ले सकते हो, दूसरी जगह आप एडमिशन नहीं ले सकते। और अगर आपने ले भी लिया है और वहां पे अगर आपने कर लिया है, मतलब मैं अपनी नॉलेज में बता रही हूँ, मुझे पता नहीं, और
कि हाँ हाँ अगर आपने जैसे कि आपने यहाँ पे अलग कोर्स ज्वाइन किया और आपने सोचा कि दूसरी यूनिवर्सिटी में अलग कर लेती हम्म, हूँ, तो फिर एक को ही मान्यता दी जाती है, दूसरी को नहीं दी जाती, तो अब ये चेंज हुआ है। हाँ ये और सर चेंज हो गया अभी। सर्टिफिकेट भी सर ओरिजिनल रहती ना सर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेती है एक यूनिवर्सिटी ले लेगी, तो फिर दूसरा यूनिवर्सिटी में उसका डुप्लीकेट देंगे तो हाँ, नहीं वो लेती है। डॉक्यूमेंट्स को वो सबमिट कर लेते हैं वो लोग कि आप ये कहीं अदर और जाके वो ना कर पाओ। हाँ जी, तो ये जो चेंजेस आए हैं ना, ये आए हैं एनईपी के अंडर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है धीरे धीरे अभी लागू हो रही है, एकदम से पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अभी धीरे धीरे ये अप्लाई होगी। अब ये सारी चीजें होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें एक तरह से आने वाले टाइम में होंगी। 2020 में जो आई थी ना सर न्यू ये तो एजुकेशन बहुत बढ़िया पॉलिसी। चीज है, फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो क्रेडिट, अब इस टेबल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट से। तो क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ, यहाँ पे देखिए, क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ। तो क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ मैंने आपको बताया था कि आपको 1200 घंटे की जरूरत नहीं है। क्लास सेकंड तक आप 800 घंटे में ही अगली जो क्लास है वहां तक आप चले जाओगे। जैसे अगर आपने 800 घंटे की बस पढ़ाई की तो आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में प्रमोट हो जाओगे, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो कितने क्रेडिट की जरूरत है 800 घंटे के लिए? 20। हाँ जी, लगभग लगभग आपके यहाँ पे 27 क्रेडिट आ जाते हैं। 26, हाँ 26 to 27। 27 क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लिखे हुए हैं। उसके बाद क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 1000 घंटे पढ़ाई की जरूरत है अगले साल में जाने के लिए, तो लगभग 33 क्रेडिट आपके हो गए। उसके बाद इनको इन सभी चीजों को अब एक तरह से मिला दिया गया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल। ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल जो है वो एक तरह से आपके लेवल हैं कि आप अपने फील्ड में किस लेवल पे हो। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो फिफ्थ क्लास में है तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट 1 लेवल पे है, 1.0 लेवल पे है। अगर कोई सिक्स क्लास में है तो 1.33 लेवल पे है। तो ये तो हमने नहीं देखने हैं। अगर कोई यूजीसी फर्स्ट ईयर में है, यूजीसी फर्स्ट ईयर अगर किसी ने पास आउट किया तो वो कौन से लेवल पे है? 4.5 लेवल पे है, ठीक है। यूजी सेकंड ईयर, यूजी यानी कि आपका जो बीएससी वगैरह होता है, ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा हाँ जी, सर। अंडर ग्रेजुएट, जो आपका ग्रेजुएशन है ना, बीएससी बीकॉम, वो सारा यूजी में आता है। तो यूजी फर्स्ट ईयर आपका 4.5 का लेवल इन्होंने दिया है, सेकंड ईयर को 5.0 का लेवल दिया है, थर्ड ईयर को 5.5 का लेवल दिया है, और पीजी फर्स्ट ईयर। अब देखिए, एक और चीज यहाँ पे आई है, 4 ईयर की ग्रेजुएशन की बात अब जो यूजीसी है वो कर रहा है। यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की भी हो सकती है, तब आपको पीजी फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन करेंगे उनको भी 6.0 लेवल का माना जाएगा, और जो बच्चे पीजी फर्स्ट ईयर के करेंगे पास, उन्हें भी 6 लेवल का माना जाएगा। पीजी जो सेकंड ईयर करेंगे उन्हें 6.5 का माना जाएगा, और जो पीजी सेकंड ईयर अपना कंप्लीट कर लेंगे डिसर्टेशन के साथ, उन्हें 7 का माना जाएगा। तो इसे हमने ज्यादा एक्यूरेट समझना है। तो यानी कि जिस भी लेवल पे आप हो, उस लेवल जिस भी पोजीशन पे आप हो, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो यूजीसी है वो एनसीआरएफ के थ्रू आपको एक लेवल दे रही है कि आप किस लेवल पे हो। ये तो आपकी पढ़ाई का लेवल है। अब ये सारी की सारी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, इसी से रिलेटेड है सर, आपने बताया कि 4 ईयर आपका ग्रेजुएशन करने में लगेगा, तो देखते हैं बहुत सारा अभी स्टेट में लागू हो चुकी है कि फोर हाँ ईयर जी, 4 ईयर लगेगा। तो आपको पीजी करने में सर तो हमको 2 साल लगेगा, तो अब सर फर्स्ट ईयर तो करना नहीं पड़ेगा पीजी में, तो सेकेंड हाँ, ईयर डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या?
हाँ फिर देखिए, चाहे आप 4th ईयर, आपने 4 ईयर की ग्रेजुएशन की है तो आप कौन से लेवल पे आ गए, 6 पे आ गए, तो आपको सीधे 7 में जाना है ना, तो आप सीधे पीजी 2nd ईयर में जाओगे। और अगर आपने 3rd ईयर तक बस की है तो आप 5.5 पे हो, तो आपको फिर 6 पे जाना पड़ेगा पहले, यानी पीजी फर्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 7 पे जाओगे, पीजी 2nd ईयर। तो या तो आप 4 साल की ग्रेजुएशन करो फिर आप सीधे मास्टर 2nd ईयर में आ जाओगे, या फिर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करो फिर आप सीधे पहले पीजी फर्स्ट ईयर में आओगे फिर पीजी 2nd ईयर में आओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहने और, का मतलब ये है कि 1 साल की बचत हो रही है हमारी। नहीं 1 साल की बचत बचत नहीं नहीं हो हो रही रही है, है। सेम हो रही है हाँ, सर, सेम हो रही वो सेम ही है, बस आप सेम ही है। हाँ जी, आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसमें लास्ट ईयर में आप रिसर्च करोगे। ठीक है, एक और यहाँ पे है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है। अगर कोई 4.5 लेवल पे पढ़ाई छोड़ देता है, तो यानी कि उसने यूजी फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ दी, तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उस कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें कुछ नहीं मिलता है अगर हम यूजी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने 5th लेवल पे पढ़ाई छोड़ दी, 5th लेवल कौन सा है, यूजी 2nd ईयर, उन लोगों को डिप्लोमा दे दिया यूजी जाएगा। सेकंड 6। ठीक है, हाँ, जो यूजी 3rd ईयर है वो आपका 5.5 लेवल पे है, इन लोगों को डिग्री दे दी जाएगी। और जिन लोगों ने 4 साल की डिग्री की है उनको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। तो एक बार ये क्वेश्चन अभी आया था, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले से हो चुका है कि यूजी फर्स्ट ईयर पे सर्टिफिकेट, 2nd ईयर पे डिप्लोमा। और जो लोग पीजी फर्स्ट ईयर करके छोड़ रहे हैं उन्हें दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो कौन से लेवल पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा, 6th सर लेवल। 6.5 वाले पे सर। हाँ 6.5, वेरी गुड। तो और 6 ये ऑनर्स का तो एक ही सब्जेक्ट में जो होता है ना, उसको ही बोल रहे हैं ना। नहीं, अभी ऑनर्स की आपकी डेफिनेशन चेंज होगी। ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी जब आप 4 साल का किसी सब्जेक्ट में पूरा रिसर्च करके बैठे हो, तब आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, ये सॉरी सब टू चीजें डिस्टर्ब change सर, होगी ना, 6.5 लेवल पे छोड़ दे तो उसके लिए आपने क्या बोला था सर? 6.5 पे हमें मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। जैसे यहाँ पे डिप्लोमा मिला था ना, यहाँ पे ओके मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अब इसका फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट में कोई कोर्स छोड़ा, आप अगर 4 साल भी कंटिन्यू करते हो, 4 साल बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो आप सीधे 4.5 लेवल पे थे आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे, आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 2nd पे छोड़ा है और 2nd कर लिया है और या बीच में छोड़ दिया है, तो आप 2nd नहीं करोगे, आप 3rd करोगे। आप उसी के अगले लेवल से फिर सीधे हाँ। स्टार्ट करोगे। हाँ जी, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एकेडमिक डिग्रीज, जो हम एकेडमिक डिग्रीज करते थे। लेकिन एक होती है आपकी टेक्निकल डिग्री। अब ये वोकेशनल एजुकेशन में दी जाती है, जैसे जो लोग बचपन से ही ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम कर रहे हैं या फिर कुछ टेक्निकल काम सीख रहे हैं, उन लोगों को ये NSQF लेवल दिया जाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ऐसे करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए, इसकी पूरी फुल फॉर्म मुझे अभी एक्यूरेट पता नहीं है। बीच में है स्किल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो बाकी स्किल्स हैं, अब आपके स्पोर्ट्स में भी ये चीजें अब लागू होंगी। तो जैसे कोई अगर अभी डांस शुरू कर रहा है तो उसे NCQF लेवल 1 दे दिया जाएगा, और ये हमारे बिल्कुल करस्पॉन्ड होंगी 1 क्रेडिट के, सॉरी 1 NCRF लेवल के ये बराबर होगी। अगर कोई NCQF लेवल 4 पे है तो वो इसके 4th लेवल के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपकी डिग्री है वो कौन से NCQF लेवल के बराबर है, तो वो है 5.5। आपने जस्ट इसका लेवल ध्यान रखना है, आपके वोकेशनल एजुकेशन का सेम वही लेवल रहेगा। समझ में आया? यस सर।
जी ठीक सर। है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ये वोकेशनल वाला समझ में ना आए। देखिए, आप जो भी डांस वगैरह करते हैं, अब उसमें भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जैसे अभी हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं ना, 6th 7th 8th 9th 10th, वैसे आप डांस में भी आगे बढ़ोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब ये जो लेवल है, ये पूरी तरह से समतुल्य है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल के। यानी कि डांस का जो लेवल 1 है वो क्रेडिट फ्रेमवर्क के लेवल 1 के बराबर है। उसके बाद डांस का लेवल 2 इसके लेवल 2 के बराबर है। तो बिल्कुल इनके सेम सेम लेवल हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि डिप्लोमा का लेवल NCQF के यानी कि वोकेशनल स्टडी के कौन से लेवल के बराबर है, तो आपने वहां पे इसको अगर आपने याद रख लिया तो आप इसको भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर जाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा क्रेडिट पॉइंट्स अर्न्ड। हर लेवल पे हम कुछ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करेंगे। क्रेडिट आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्रेडिट आप लोगों को समझ में आ गया, क्रेडिट लेवल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट की। तो देखिए, किसी भी क्रेडिट लेवल में जो भी आपने क्रेडिट अर्न किए, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्रेडिट पॉइंट होता है। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, तो कौन सी लेवल पे हो आप? 4.5 इस लेवल पे हुए ना आप। तो इस लेवल में आपने 40 पॉइंट अर्न किए, वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर हो जाएगा, क्रेडिट पॉइंट आपके हो जाएंगे 4.5 इंटू 40, 180 आपके क्रेडिट पॉइंट हो गए। तो किसी भी क्रेडिट लेवल पे आप जो भी क्रेडिट अर्न करते हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्रेडिट पॉइंट होता है। एक और एग्जांपल, जैसे आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, तो यहाँ पे आपकी कौन सी लेवल चल रही है? 6th लेवल चल रही है। आपको यहाँ पे भी पास आउट करने के लिए 40 क्रेडिट चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 240। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने यहाँ पे 40 से ज्यादा 44 क्रेडिट अर्न कर लिए, तो कितना होगा उनका क्रेडिट पॉइंट? कितने होंगे? 280 हाँ, 6 इंटू 44। किसी भी लेवल पे आप जितने क्रेडिट अर्न कर रहे हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्रेडिट पॉइंट होता है। तो ये था आपकी एक समरी जो अभी NCRF आई है। अभी थोड़ा थोड़ा और ये अभी थोड़ा सा टफ है ये, जैसे जैसे और सुलझेगा तो हो सकता है एक और क्लास हम रखें। लगभग जब आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, तो पिछली बार भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो इस बार हम थोड़े से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनकी अलग से क्लास रखेंगे। तब तक ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, शायद और नोटिफिकेशन इसके ऊपर तब तक आ जाए। अब इसकी कुछ हाईलाइट हम देखते हैं। ये इंटीग्रेट करता है जो भी आपके लर्निंग के मल्टीपल एक्सेस हैं, यानी कि एकेडमिक्स में जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग वोकेशनल चीजें सीख रहे हैं, या फिर जो लोग एक्सपेरिमेंटल चीजें सीख रहे हैं, म्यूजिक वगैरह, उन सभी को एक उस पे लेके आना, ये काम हमारा NCRF करता है। NCRF के अंतर्गत आपके 18 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बनाए गए हैं, इनको हम 18 विद्या UGC इनको कह रहा है, और 64 यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट बनाए गए हैं, उनको कला कहा गया है। तो यानी कि इसमें 18 विद्यास हैं, ये हमारे इंडियन जो इंडियन फिलॉसफी है उसी से प्रेरित है। 18 विद्या है इसमें, विद्या यानी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे आपका योगा हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारे के सारे 18 विद्या यहाँ पे हैं, और 64 कला यहाँ पे हैं। कला में आपका वोकेशनल सब्जेक्ट आ गए, जैसे कि म्यूजिक, ब्यूटी डांस। पार्लर हो गया, म्यूजिक, डांस, और टेक्निकल चीजें, प्लम्बर वगैरह, सारे की सारी इसमें आ गए। इसके अलावा NCRF में लर्निंग इकोसिस्टम, जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको 8 लेवल पे इन्होंने बांट दिया, और जो भी आपको क्रेडिट मिलेंगे, हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्रेडिट पॉइंट कैसे अर्न किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। एक और क्लास आगे शायद हम इसकी रखेंगे, तो आप लोग इसको फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो भी चीजें हमने की शायद
एक एक जो पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है आपके करंट अफेयर में। तो एक बार आप फिर से इन चीज़ों को देखिए, और मैं जितने भी अभी तक आईसीटी में जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हुए हैं, आज या कल मैं उन सब की एक कंबाइंड पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोई और क्वेश्चन है आपका आज की क्लास से रिलेटेड? सर जैसे कि ये वोकेशनल कोर्सेज बताए आपने, हाँ इनको भी जी। क्रेडिट मिलेगा? मतलब पहले तो नहीं होता था कि ना, ये सब चीजें नहीं होती थी इतना, हाँ, मतलब इतना उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता जितना कि एकेडमिक को दिया जाता था। उससे क्या हाँ, हुआ है, इस वाली इन चीजों से क्या हुआ है कि उनका लेवल बढ़ गया है और उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो लोगों को उस चीज का, और हम लोगों को जो भी हम लोग करते हैं उसको, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है कि अगर कोई वो किसी बच्चे को एक्टिविटी सिखा रहा है तो उसका उसको उसके बच्चे को भी फायदा होगा, और जो सिखा रहा है उस वाले उसको भी फायदा होगा, दोनों को। हाँ, हाँ जी, यानी कि जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे, स्पोर्ट्स में थे, उनको अब वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो कि एकेडमिक्स में चल रहे हैं। अब उनको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर आप भी डाइट एंड न्यूट्रिशन लेने वाले सर? हाँ जी, शायद कल फंक्शन है, तो फिर अगले दिन से हम डाइट एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। सर सर टाइम यही रहेगा आपका? हाँ, टाइम यही रहेगा। अभी मैं शायद चेंज करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन सर अ, दोपहर को ले सर लीजिए दोपहर सर, को ले लीजिए, आफ्टरनून में। दोपहर को। सर दोपहर को ही शाम ले के लीजिए सर, 5 फ्री 4 होते हैं से हम लोग 5 भी, ये चलेगा। शाम का बहुत बिजी होते हैं। ठीक है, तो दोपहर में मैं ट्राई करूंगा। वैसे तो मैं खुद भी चाह रहा हूँ टाइम चेंज हो, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा अभी बिजी हूँ, तो कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, कभी कोई फंक्शन आ जाता है। जैसे सैटरडे संडे मैंने सोचा था क्लास लूंगा, लेकिन उस दिन पीएचडी की क्लासेस हो गई। तो टाइम तो मैं चेंज करूंगा, और दिन का ही आप कह रहे हो तो दिन का ही मैं ट्राई करूंगा टाइम सेलेक्ट करने का। सर जो आपने अभी पढ़ा रहे थे सर, उसमें कुछ पॉइंट हिंदी भी डाल देंगे सर, थोड़ा हमें समझ में आएगा सर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ये जो एटलीस्ट इसको मैं हिंदी में करूंगा, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पूरा हिंदी में डालने का ट्राई करूंगा। इंग्लिश दोनों ही होगा ना सर? आप रिपीट करोगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा ना, या सिर्फ हिंदी हो जाएगा फिर? नोट्स आपके जैसे जिस लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया है उसी में रहेंगे। और वैसे तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म्स का यूज किया है। नोट्स आपके मिक्स रहेंगे, लेकिन ये जो लास्ट के इम्पोर्टेंट है ये मैं ट्राई करूंगा दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल कराने का। ओके सर, थैंक यू सर सो मच अभी सर। तक जितना एक भी बार ये पढ़ा जो है ना क्रेडिट सर वाला उसका एक बार दोबारा से क्लास ले लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीजें। हाँ, एनसीआरएफ के ऊपर एक क्लास आपकी आगे होगी। सद्भावना जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि जितना भी अभी तक पढ़ा है ना आईसीटी का, वो पीडीएफ ग्रुप में डाल दे सर, तो हाँ जी, पढ़ने वो में मैंने आसानी हो। वो आज या कल तक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारी की सारी को कलेक्ट करके। मेगा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर अपना कितना वर्क यस सर। ठीक है हाँ जी, सर, कितना कोर्स और बचा अपना अभी? आईसीटी का कंप्लीट हो गया आज, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जी सर। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रही थी कि जो फर्स्ट ईयर में पीजी में सब्जेक्ट लेंगे तो फिर वो क्या मैंडेटरी हो जाएगा, सेकेंड ईयर में सेम होना चाहिए? नहीं, यही आपका इसमें डिफरेंस है। आप कुछ भी सब्जेक्ट कभी भी ले सकते हो, आपको एक कहीं पे बंधने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में भी एक सब्जेक्ट का आर्ट का ले सकते हो, एक साइंस का ले सकते हो, और एक डांस का सब्जेक्ट ले सकते हो। ये पूरी छूट रहेगी, ये जो नई पॉलिसी है। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। तो इसके अलावा एक और सिलेबस इम्पोर्टेंट। मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ सर, ये जो चेंज होते रहता है ना पूरे एजुकेशन में, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये ऐसे ट्राई एंड हम्म। एरर बेसिस पे होता है या इसका पहले कुछ हो चुका होता है जिसकी वर्क होगा या नहीं? ऐसे होते रहता है ना, जैसे कि पहले अभी था कि
फर्स्ट टू 8 तक पास ही किया जाए ना, तो ऐसे आते रहता है, फिर चेंजेस होते रहते हैं उसमें। हाँ, अभी देखिए जैसे अगर हम इसकी बात करें जो हमने आज पढ़ा, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसी के अंदर ये सारी चीजें थी। तो अभी गवर्नमेंट का आइडिया है इन सबको अप्लाई करने का। वैसे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जिनका नाम है, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे ये चीजें पहले से चल रही हैं। तो इंडिया की एजुकेशन को हाँ उसी हाँ सर, लेवल, वही मैं, ओके, हाँ जी, हाँ वही मुझे पूछना था कि ये कहीं पे वर्क हो रही होती है क्या। ओके, थैंक यू सर। और सर जितने भी पॉलिसी आती होगी सर, तो यूजीसी साइट पर सर तो मतलब अप टू डेट होते रहता होगा ना सर, वीकली में ऐसा देखना। हाँ नहीं, एक्यूरेट यूजीसी की साइट पे नहीं, अलग अलग साइट्स होती हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे आ जाएगी, कोई जैसे एनसीईआरटी की साइट पे आ जाएगी। जो भी हमने इंस्टीट्यूट पढ़े ना, उनसे रिलेटेड उनकी साइट्स पे आएगी। और इसके अलावा एक और अपडेट है, आपका लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। जैसे आईसीटी भी आपका कंप्लीट हो गया है, मैथ्स भी कंप्लीट हो गया है, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अगर अभी से अपना रिवीजन स्टार्ट करते हुए चलोगे, तभी ये सारी चीजें आप लास्ट में कंक्लूड कर पाओगे। अगर आपने टीचिंग अभी एप्टीट्यूड भी हो गया है सर, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया है। हाँ, तो आधा लगभग आपका पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी से रिवीजन घेरन स्टार्ट। संहिता सर भी कंप्लीट हो गया सर, घेरन संहिता। ओके, वो सेकंड पेपर है ना। हाँ, तो फर्स्ट पेपर में आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस में ही करवाऊंगा आपको। तो आपका लगभग अभी आधा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अभी से ही रिवीजन स्टार्ट करना है, ताकि जब हम पेपर करें आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पे से आ रहा है। तो अभी रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए, और जैसे ही पेपर 1 कंप्लीट होता है, आपका सभी सब्जेक्ट का साथ में रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है सर पिछली बार सर पीवाईक्यूज बहुत हुए नहीं थे सर प्रैक्टिस, इस बार सर थोड़ा सा फोकस अगर पीवाईक्यूज पे हुआ ना सर तो बेटर होगा सर। पिछली बार प्रैक्टिस नहीं हुई थी सर हमारी। हाँ जी, फर्स्ट पिछली पेपर बार, था। हाँ जी, पिछली बार एक्चुअली मनीषा जी यूजीसी की ही एक सरप्राइज थी कि जो पेपर है वो बहुत जल्दी हो गया था। किसी को आइडिया नहीं था इतनी जल्दी एग्जाम होगा। तो सिलेबस कंप्लीट कराना ही पिछली बार मुश्किल हो गया था। इस बार टाइम रहेगा तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सर मेरा फर्स्ट, क्योंकि सर मेरा फर्स्ट पेपर में मेरे को 17 क्वेश्चंस राइट हुए 34, और सेकंड पेपर में सर मेरा स्कोर था तो मुझे 186 है, सिर्फ 6 मार्क्स से रह गया सर। फर्स्ट पेपर की वजह से रह गया, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट पेपर में आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे, उतना आपको उस पर कमांड आती जाएगी। ठीक है, साथ में भी करेंगे हम। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे परसों। टाइम चेंज हो सकता है या फिर सेम टाइम भी रह सकता है। अगर दूसरा स्लॉट अवेलेबल नहीं हुआ तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर। हरिओम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, 8th 9th 10th क्लास वाले भी इसमें एक क्रेडिट में आ जाएंगे? हाँ, सारे 8th हमने 9th क्लास प्राइमरी जो स्कूल में जाते हैं उसमें भी क्रेडिट मिल जाएगा उनके लिए? हाँ, वो भी किसी ना किसी लेवल पे आएंगे। अभी हमने लिस्ट देखी ना पूरी की पूरी। अच्छा, हाँ जी, ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, हरिओम सर। हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।